आज हम लोग कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो बेसिक बेसिक क्या क्या डेफिनेशंस हैं जिनकी बेसिस पे चैप्टर अपना चलेगा, उसकी बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली बात आती है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मो मतलब आपको पता है क्या क्या बात होती है। टेम्परेचर। डायनेमिक्स का मतलब होता है कोई चीज जो मूविंग हो, इधर से उधर, इधर से उधर हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वो फील्ड है, वो ब्रांच है जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी के ट्रांसफर की हम लोग बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सबसे पहली बात कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे। साइंस की भाई ब्रांच है और इस ब्रांच में हम बात करेंगे एनर्जी कन्वर्जन की। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा। तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म कन्वर्जन की बात करेंगे। ये जो फील्ड है, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें बात की जाएंगी, जैसे एक टर्म आएगा थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम। वॉइस क्लियरिटी है सबको। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म क्या आएगा, सिस्टम। एक आएगा आपका सराउंडिंग। पूरा यूनिवर्स की बात की जाएगी। यूनिवर्स में एक होगा सिस्टम और एक होगा सराउंडिंग। तो सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम को डिफाइन किया जाता है कि भाई वो चीज जिसको आप चूज करते हो अपने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल को देखने के लिए। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, ये सब होते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। इन वेरिएबल के चेंजेस को आप जहां पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसको बोलते हो आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम। तो सिस्टम क्या है आपका, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज ऑब्जर्व, जिसको आप देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो कि हम लोग अभी जिस रूम में हैं, ये रूम है जिसमें हम लोग हैं, इसमें इसका टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का वेरिएशन आप देखने लगे। ठीक है। तो ये जो हमारा रूम होगा, इसके टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करने लगे, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ गैस है, एयर है, प्रेशर को देखने लगे, और भी चीजें होती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, ये सब चीजें अगर हम ऑब्जर्व करने लगे तो इस रूम को हम क्या बोल देंगे, सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, इस रूम को सिस्टम। एक डेफिनेशन और होती है सिस्टम की। सिस्टम को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग रियल इन यूनिवर्स। कोई भी रियल थिंग जो यूनिवर्स में है उसको आप क्या कह सकते हो, सिस्टम मान सकते हो। ठीक। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को स्टडी करने के लिए आप जिस भी पार्ट को ले लेते हो, पूरे यूनिवर्स के जिस पार्ट को ले लोगे वही क्या बोला जाएगा, सिस्टम। जैसे हमने इस रूम को स्टडी करने के लिए ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ठीक। किसी इतने से छोटे से एरिया को ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक सिस्टम। अब सिस्टम के अलावा क्या होता है यूनिवर्स में, जो सेकंड थिंग होती है वो होती है सराउंडिंग। सेकंड थिंग क्या होगी, सराउंडिंग।
तो सराउंडिंग क्या होगी? एनीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। मान लो कि ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक। अब इस यूनिवर्स में ये है हमारा सिस्टम, ये रूम हमारा सिस्टम है। तो पूरे यूनिवर्स में इस रूम के अलावा आप जो चीज होगी उसको क्या बोलोगे आप? सराउंडिंग। तो ये पूरा जो एरिया हो गया ये क्या हो गया आपका? सराउंडिंग। बात क्लियर है? सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम वो पार्ट होगा यूनिवर्स का जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए चूज कर रहा है हमने। और सराउंडिंग वो होगा जो सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट बचा हुआ यूनिवर्स में उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या मानेंगे? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या मानेंगे? यूनिवर्स। क्लियर है बात? इतनी यहां तक सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? ये बात हो गई यूनिवर्स की, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री भी होगी क्या? तो उसको नाम देते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर। क्या नाम देते हैं? बाउंड्री लेयर। तो जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेपरेटिंग सरफेस होगा उसको बाउंड्री लेयर बोल दोगे। ये मान लो हमारा सिस्टम और ये यूनिवर्स है, तो इनके बीच में ये जो लेयर है ये क्या हो गई आपकी? ये लेयर क्या हो गई? बाउंड्री। हाँ, वॉल ना बोलो बाउंड्री बोलो। वॉल भी बोल सकते हो, इन दोनों को सेपरेटिंग वॉल बोल सकते हो। सेपरेटिंग लेयर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब ये बाउंड्री लेयर कभी कभी दो तरीके की देखी जाती है, एक को बोलते हैं फिक्स और दूसरे को बोलते हैं मूवेबल। बाउंड्री लेयर कितने तरीके की देख सकते हैं हम? फिक्स एंड मूवेबल। कैसी कैसी देख सकते हैं? एक तो फिक्स देख सकते हो, फिक्स बाउंड्री लेयर, और दूसरी कौन सी है? कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे मान लो एक टब है, एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है। एक टब या बकेट में पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको हमने मान लिया सिस्टम, इसको क्या मान लिया हमने? सिस्टम। ये बाहर की तरफ क्या है? सराउंडिंग। अब ये जो सेपरेटिंग लेयर है ये तो फिक्स है, सेपरेटिंग लेयर चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है। तो इसको क्या बोलेंगे? फिक्स बाउंड्री। हाँ, सेपरेट कर रही है तो बाउंड्री लेयर तो वही होगी जो सेपरेट करेगी, लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं? बाउंड्री लेयर फिक्स है। अब यही मान लो तुमने बकेट लगाई, पानी है इसमें, लेकिन कंटिन्यूअसली टैप से पानी आ रहा है। टैप से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली। ये टैप है आपका, यहाँ से पानी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली आ रहा है।
तो आप देखोगे कि बाउंड्री लेयर लगातार पानी बढ़ता जाएगा तो बाउंड्री लेयर चेंज होती रहेगी, तो इसको मूवेबल बोल सकते हैं। अगर पानी कंटिन्यूअस टैप से आ रहा है तो यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर लगातार चेंज होती रहेगी, तो उसको क्या बोलोगे? मूवेबल। क्लियर है बात? नहीं नहीं, ये इतना पार्ट पूरा सिस्टम बोला गया, ये बाउंड्री लेयर है, इसके बाहर जो भी पार्ट है वो क्या है? सराउंडिंग। हाँ, बकेट नहीं, बकेट में जहां तक पानी है वो सिस्टम माना है, एयर को नहीं लिया बकेट में। हाँ, एयर तो सराउंडिंग। ठीक है, टैप पानी आ रहा है, पानी का, और पानी लगातार आ रहा है, ठीक है। तो एक बार बाउंड्री लेयर ये है, अब पानी और ऐड हो गया तो बाउंड्री लेयर दूसरी हो जाएगी, फिर और तीसरी, तो मूवेबल होगा। पहले केस में क्या रही? फिक्स। दूसरे केस में क्या हो गई? ठीक। चलो भाई, अगला टर्म क्या है? चलो, सिस्टम को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरीके का सिस्टम हमको देखने को मिल सकता। इसमें मेजर वे में तीन की बात करते हैं हम। एक को बोलते हैं ओपन, दूसरे को बोलते हैं हम क्लोज, और तीसरे को बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम बोला गया क्लोज, आइसोलेटेड और ओपन, ये बोला गया है किस बेसिस पे? ये इस बेसिस पे बोला गया कि मास और एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं। तो ओपन देखिए, ओपन वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है? कि कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मास भी बाहर जा सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे? ओपन सिस्टम। एग्जांपल बता। मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर, दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो कि ये एक ग्लास है, इसमें तुमने हॉट वाटर रख दिया। क्या रख दिया? हॉट वाटर रख दिया। ठीक, गर्म पानी है, खुला है, ओपन सिस्टम है, बिल्कुल खुला है। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ठंडा होने लगेगा। ठंडे होने का क्या मतलब है? कि यहाँ से वेपर बन के ये पानी कुछ कुछ उड़ने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। और ठंडे होने का एक मीनिंग ये भी है कि यहाँ की जो हीट है धीरे धीरे बाहर जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे, तुरंत तो नहीं, लेकिन अगर इसको बहुत टाइम तक आप छोड़ दो तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो पानी का लेवल है वो भी कुछ कम हो जाएगा। जैसे इवेपोरेशन में बोला जाता है ना कि पानी का लेवल कम होता है, तुरंत सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पानी का लेवल भी कुछ डाउन होने लगा। इसका मतलब मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा सिस्टम क्या बोला जाएगा? ओपन सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर। किसी ओपन सिंपल कंटेनर में आपने हॉट वाटर रख दिया, हॉट टी रख दिया, तो क्या होगा? उसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात हो रही, तो क्लोज की बात करो तो क्लोज में क्या होता है? क्लोज में आपका मास का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या चेंज होने वाला है? ओनली एनर्जी ट्रांसफर
नॉट मास। कैसे? ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें आपने गर्म पानी रखा और क्या कर दिया, एक प्लेट से इसको कवर कर दिया, ढक दिया। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, पानी ठंडा तो हो जाएगा, ठीक है, पर लेवल कम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जो वेपर्स है ऊपर लिड के ऊपर जा करके चिपक जाए और फिर जब ज्यादा ठंडा हो जाए तो वो वेपर्स भी जो ऊपर लिड पे चिपके हुए वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाए, तो लेवल वही रहेगा। इसका मतलब मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन वो ठंडा हो गया, इसका मतलब उसकी हीट एनर्जी बाहर निकल गई। तो हीट का तो ट्रांसफर हो गया, और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन मास क्या है, सेम। क्लियर है बात? तो ऐसे में क्या हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया था, ठंडा। कूल एंड लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम कूल हुआ है, बट अमाउंट इज सेम। क्लियर है बात सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? अब देखो, अब बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की। एक को नाम दिया ओपन, एक को नाम दिया क्लोज, एक को नाम थोड़ा अलग दे दिया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, देखो, एक में दोनों चीज का ट्रांसफर हो रहा था, मास एनर्जी दोनों का। एक में मास ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल एनर्जी हुई। अब आइसोलेटेड में ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास। ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना ही मास ट्रांसफर होगा। थर्मस फ्लास्क, जो थर्मस वगैरह आते हैं, वैक्यूम फ्लास्क नहीं, सिंपल थर्मस फ्लास्क जो आते हैं, इंसुलेटेड फ्लास्क जो होते हैं, जिसमें आप चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म रखने के लिए रखते हो ना, तो उनमें क्या होता है, उनकी जो बाउंड्री वॉल होती है, उस कंटेनर इस तरीके से बना हुआ होता है कि आपका वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। और क्योंकि ऊपर से हमने लिड लगा के रखा हुआ है तो मास ट्रांसफर भी नहीं होगा, टेम्परेचर भी वही बना रहेगा और मास भी वही बना रहेगा। तो क्या कह सकते हो, थर्मस फ्लास्क में टी इन थर्मस फ्लास्क या हॉट वाटर, कुछ भी, कोई भी गर्म चीज थर्मस फ्लास्क में रख दो, वो कैसे कैसे काम करेगा, आइसोलेटेड। लेकिन ये जो आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी चीज 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बन सकती, ये आइडियल है। हाँ, एक टाइम के बाद ठंडा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं स्टार बना के, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। कि भाई बिल्कुल ही ठंडा ना हो, ऐसा सिस्टम बन नहीं पाता। ये कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियल। आइडियल मतलब पेपर पे दिमाग में, ठीक। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक
वेरिएबल को थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो ये क्या होंगे, जो भी आप चीजें जिनमें चेंज आ रहा है, वेरिएबल का मतलब तो समझते ही है ना, जो चीजें चेंज हो रही है सिस्टम की, वो क्या हो जाएंगी, थर्मोडायनामिक वेरिएबल हो जाएंगे। तो या आप मैथमेटिकल टर्म में फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शंस व्हिच आर चेंज्ड, जो चेंज होंगे विद द टाइम, फंक्शंस which can be changed in system, उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। बहुत सारे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, जैसे वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम मान लो गैस है, एक लीटर गैस है ना, तो वो भी हो सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। और क्या हो सकता है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस की यहाँ क्यों बात करेंगे, हीट कैपेसिटी। और आपकी बात कर सकते हैं, एंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी। ये जैसे मान लो तीन चीजों को देख रहे हैं सिस्टम में, हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट पे, टाइम के साथ चेंज होंगे। और दूसरी चीज इसमें, जैसे मान लो तीन चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है, तो देखेंगे एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, एक बार प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, एक बार टेम्परेचर चेंज किया तो क्या क्या चीजें और भी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, क्या चीजें चेंज हो रही है उनकी बात, इंटरनल एनर्जी। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीजें चेंज, ऐसा नहीं कि एक सिस्टम में ही सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में। अब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनको फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो फंक्शंस है, ये कितने तरीके के हो सकते हैं, वो देखो, गिब्स एनर्जी जी पढ़ेंगे अभी, हाँ, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने इसमें, ठीक। देखो, ये जो वेरिएबल है, ये कितने तरीके के देखने को मिल सकते, टाइप्स इनके कितने तरीके के हो सकते। कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू मास के ऊपर डिपेंड करेगी। मास के ऊपर डिपेंड करने का मतलब कि मास को, मान लो आपने सिस्टम के मास को आधा कर दिया, सिस्टम के मास को डबल कर दिया, तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो कुछ तो डिपेंड करेंगे, मतलब उनकी वैल्यू चेंज होगी। और कुछ ऐसे होंगे कि सिस्टम के मास को आप आधा कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, वन फोर्थ कर दो, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बेसिस पे दो टाइप्स बताए गए हैं। एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनसे याद रखिएगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैं जैसे याद रखती थी वैसे आपको बता देती हूँ, बाकी आपको जैसे याद रहे वैसे याद रखिएगा। इन फॉर, इन स्टार्ट हो रहा आई एन से, तो इंटेंसिव में आप याद रखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्या याद रखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास को चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
no change in value if mass of system is changed. हाँ नहीं, इसके एग्जाम्पल है ना, सब पे थोड़ी। जिसको आप इंटेंसिव बोलोगे जिस प्रॉपर्टी को, वो मास चेंज करने पे चेंज नहीं होगी। ठीक। एक्सटेंसिव क्या होगी, ये डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन मास, या अमाउंट भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे अमाउंट भी लिखा है। सिस्टम का अमाउंट चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। नो चेंज इन वैल्यू इफ मास ऑफ सिस्टम इज चेंज। सिस्टम का मास चेंज करने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं। ठीक है, समझाए? जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, ये हमारा सिस्टम वाटर है, वाटर। ठीक, वाटर की डेंसिटी मान लो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये वाटर है हमारे पास 1 लीटर। अब क्या किया हमने, इस वाटर को 2 कंटेनर में कर दिया। क्या किया हमने, इस वाटर को 2 कंटेनर में हाफ हाफ लीटर कर दिया। अमाउंट को आधा कर दिया सीधे, समझ रहे हैं? अमाउंट को सीधा क्या कर दिया, आधा। तो जैसे ही आपने अमाउंट को हाफ किया, वॉल्यूम चेंज हो गया। देख रहे, वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, अब क्या हो गया, हाफ हाफ लीटर हो गया, तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सटेंसिव। ठीक, जैसे मान लो इस वाटर के मान लो x मोल्स से, कितने मोल्स से, x मोल से। अब आपने आधा आधा कर दिया तो मोल्स भी तो आधे हो जाएंगे। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? ऑनलाइन मोल्स भी आधे हो गए, वॉल्यूम भी आधा हो गया, मास भी आधा हो गया। तो हाफ करने से क्या हुआ आपका, ये चीजें चेंज हुई, तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव हो गया, मास भी एक्सटेंसिव हो गया, मोल्स भी एक्सटेंसिव हो गए। लेकिन अगर इस वाटर की डेंसिटी चेक करो तो इसकी भी कुछ और चेंज नहीं किया आपने, तो डेंसिटी अभी भी देखी हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आ गई। और इस वाटर की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है। और भी कम कर दें या 1 लीटर और पानी इसमें डाल दें, अमाउंट बढ़ा दें या घटा दें, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। तो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसको क्या बोलोगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम, मोल, ये सब क्या हो गए, एक्सटेंसिव। क्लियर है? मास भी, मास को तो कंपेयर ही कर रहे हैं, अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, पर वॉल्यूम तो हो गया, मोल तो हो गए। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब समझ में आया? जैसे मान लो फिजिक्स में पढ़ते हो आप एक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्लास का कोई स्लैब है, ग्लास का कोई स्लैब है, रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में लेते हैं, 11 12 में कराया जाएगा, आपको हो सकता है 10th में कराया। रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में ग्लास स्लैब दी जाती है पट्टी जैसी, और उससे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया जाता है।
एक्स है मान लो, सपोज एक्स है। अब इस ग्लास स्लैब को क्या कर दिया, हाफ कट कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ। अब देखा यहाँ पे चेक किया इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो अभी भी एक्स आया। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट है अमाउंट से, अमाउंट बढ़ाओ या घटाओ, तो ये कैसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंडिपेंडेंट वाली क्या है, इंटेंस। क्लियर है? देखो इंटेंसिव में कौन कौन सी आएगी, नोट कर लो। एक्सटेंसिव में आएगी मोल्स, एंथैल्पी, मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी। इंटेंसिव में बता रहे, एक्सटेंसिव में आ रही है मोल्स, वॉल्यूम भी था ना, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी बता, कहीं बताया नहीं अभी, आया नहीं, एंट्रोपी भी नहीं आया अभी, बता इसी में आया। हाँ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जितने टर्म्स बता रहे हैं सबको अभी डिफाइन करेंगे, सबका इसमें काम है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, डेंसिटी आ गई, डेंसिटी, और क्या क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। पीछे क्या देख रहे हो आप, किसको देख रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, मोलर एंथैल्पी, यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी, यहाँ पे लिखेंगे मोलर एंथैल्पी। मोलरिटी सोचो क्या होगा, बताओ, वॉल्यूम चेंज करोगे तो चेंज होगा, मोलर एंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी, अभी ये सब डिफाइन करेंगे क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, बताते हैं एक एक को क्या चाहिए, ठीक। अब देखो ये जो वेरिएबल्स आप देखोगे सिस्टम में, ये वेरिएबल्स भी आपको दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं। एक ऐसा होगा जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, किस रास्ते से आप जाए। देखो इसको एक नॉर्मल वैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो ये कौन है, किसको बना सकते हैं हम अपने क्लास में, अंशुल है, ये कोई आदमी है, ठीक है,
अब किसी का नाम नहीं लिखा है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि मतलब किसी किसी मैन का भी नाम ना लिखा जाए। आपका नहीं लिखा है, आपने कहा मेरा मत लिखो, आपका नहीं लिखा। हाँ, अब बोलेंगे नहीं आप, ये कोई आदमी इसको चाहिए, क्या चाहिए, 10,000 रुपए की इसको जरूरत है, ठीक। इसके पास 2 वर्किंग हैंड है। वर्किंग हैंड का मतलब 2 आदमी और है इसके पास, छोटे छोटे। एक वर्किंग हैंड ये है और एक वर्किंग हैंड ये, 2 इसके वर्किंग हैंड है। ये बोलता है मेरे को 10,000 ले आके दो आप, कहीं से भी, हाँ कहीं से भी लाके दो, ठीक है। कैसे भी करके आप लाके मुझे दो। तो ये दोनों क्या करते हैं, किसी तरीके से इधर उधर, कोई लूट मार करता है, कोई कुछ करता है, कोई अच्छा काम करता है, कैसे भी करके 10,000 इनको ला करके देते हैं। पहले इसके पास क्या है, शुरुआत में इसके पास 0 है अमाउंट, और जब ये ला करके दे देते हैं तो अमाउंट कितना हो जाता है इनके पास, 10,000 का हो जाता है। तो इनके पास अच्छा खासा चेंज आ जाता है, 10,000 का चेंज। इनकी स्थिति सुधर जाती है, 0 से किस पे आ गए, 10,000, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ये कोई लेडी है, ठीक है। ये बोल रही है इसके भी हाथ वाथ बना दो। ये बोल रही है मुझे भी 10,000 की जरूरत है, लेकिन आप अच्छे पाथ से ले आके देंगे, ये मतलब अच्छे काम करके। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो प्रोसेस है वो पाथ डिपेंडेंट है। बोल रही है बुरे काम से अगर ला करके दोगे आप तो मैं पैसे ये नहीं लूंगी, फिर आपको फिर से जाके मेहनत करनी पड़ेगी, वापस कर देगी। तो अल्टीमेटली ये है कि ये जो चीज हो गई है, इसका जो 10,000 कलेक्शन है वो कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है कि अच्छे पाथ से हो, और इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाके, ठीक है। अब ऐसे कैरेक्टर आपके आसपास होंगे, उनको आप एज्यूम कर लीजिएगा कि कौन है ऐसे कैरेक्टर। दुनिया में भी लोग मिलते हैं ऐसे बहुत सारे, ऐसा थोड़ी क्लास में ढूंढने लगो आप। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। अब किस पे आ जाए, थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात होगी हमेशा, सिस्टम की। सिस्टम की बात होगी, उसी में चेंजेस होंगे। तो सिस्टम में होता है प्रोसेस, क्या होता है, प्रोसेस का क्या मतलब, जैसे मान लो ये प्रेशर और वॉल्यूम का हम ग्राफ खींचे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 स्टेट से 2 पे गया, 2 से किस पे गया, 3 पे गया, बीच में और भी स्टेट हो सकती है, हमने मेजर ले लिया। 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया। तो ये जो स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, स्टेट 3 पे, हाँ एक नॉर्मल ले लिया, और भी चीजों का ग्राफ हो सकता है, ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो ये जो पूरी चीज है ना, 1 2 3, 1 से 3 पे जाना, ये क्या है, एक प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितने भी वेरिएबल्स की हम स्टडी करेंगे, वो वेरिएबल हमको 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन, और एक को बोलते हैं, हाँ, पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं, स्टेट फंक्शन, नाम ही भूल गए। ये जो वेरिएबल है
जो सिस्टम में हम देखेंगे, इन वेरिएबल को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। एक को बोलोगे पाथ फंक्शन और दूसरे को क्या बोलोगे, स्टेट। ये दूसरी बेसिस, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा है, वो जो पहले वाले अंकल थे जो बोले हमको 0 से 10,000 पे लाओ, चाहे जैसे लाओ, जिस रास्ते से भी लाओ, हमसे मतलब नहीं है, हमारी इनिशियल 0 है, हमारा फाइनल 10,000 पे पहुंचाओ। ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके, जिनकी सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। जिनका मतलब किससे होगा, केवल जिनकी वैल्यू का मतलब होगा केवल इनिशियल और फाइनल, पाथ से मतलब नहीं है। हाँ, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और पाथ फंक्शन क्या होंगे, डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन। देखो देखो, बीच में जो आई इससे मतलब नहीं है, देखो ये देखो, एक चीज देखो, एक कोई प्रोसेस हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे, सी से डी पे जा रहा है, डी से ई पे, ये स्टेट प्रोसेस हो रहा है, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से, ठीक। एक कोई प्रोसेस हो रहा है सीधे ए से ई पे, सीधे ए से ई पे चला, एक कोई प्रोसेस हो रहा है ए से सी बन रहा है, फिर सी से ई, ठीक। तो एक टर्म होता है एंथैल्पी, उसको एच से डिनोट करते हैं। इस प्रोसेस में एंथैल्पी को कैलकुलेट किया, क्या किया गया, एंथैल्पी चेंज को देखा गया कि ए से लेकर ई तक में टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आया, ये देखो। तो इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज ए से ई तक में आया था डेल्टा एच, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए टू, ठीक। ए से बी तक की एंथैल्पी चेंज को लिख दो डेल्टा एच ए टू बी। डेल्टा एच है क्या, अभी एंथैल्पी आपको बताया नहीं, एंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का टोटल जितना एनर्जी कंटेंट है उसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा है, समझ लो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये सामान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन हो रहा है। मान लो ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी, कंटेंट मतलब उसका अमाउंट। मान लो कोई सिस्टम है, उसमें एंथैल्पी, उसकी जो टोटल एनर्जी वो 100 जूल, तो 100 जूल क्या होगी उसकी एंथैल्पी, ठीक। तो ए से बी तक का एंथैल्पी चेंज को लिख दिया हमने डेल्टा एच ए बी, चेंज के लिए आपको पता है डेल्टा लगाते हैं। बी से सी तक के लिए हमने लिख दिया डेल्टा एच बी सी, चेंज के लिए, सी से डी तक के लिए और डी से ई तक के लिए। हाँ, पाथ के लिए दिखा रहे हैं, ए से बी बन रहा है, बी से सी। इसमें हमने लिखा ए से सी बना था ना, तो यहाँ पे लिखा डेल्टा एच ए टू, इसको लिखा डेल्टा एच सी टू ई, ठीक।
एंथैल्पी का चेंज, टोटल हीट, टोटल एनर्जी कंटेंट सिस्टम का कितना चेंज हो रहा है, हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में। अब देखो ये डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज होगी तो डेल्टा एच का साइन प्लस आएगा, डिक्रीज होगी तो डेल्टा एच का साइन माइनस। तुम्हें नहीं लगाया ये अच्छी, खुद ही करके खुद ही बता दो, लेकिन बता दिया ये अच्छी बात। मैं लाई हूँ ना, हाँ ये तो मैं लाई हूँ, ये तो मैं डेली वॉश करके फिर लाती हूँ। अब ठीक है, अब जो भी है, हम मत बोलो ऐसे, तो रेस्टोरेंट में भी पता नहीं कैसी प्लेट रहती है, साफ रहती है नहीं, तो कोई नहीं, भगवान माफ करेंगे, अब ये ऐसे बताने वाले हैं ना। चलो, तो एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि ए टू ई जाने में डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज था, ए से बी में ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया। पूरे प्रोसेस में ऐसा देखा गया कि जो डेल्टा एच ए टू ई है ना, वो आता है इक्वल टू डेल्टा एच ए टू बी, डेल्टा एच बी टू सी, प्लस करते जाओ डेल्टा एच सी टू डी, डेल्टा एच डी टू ई, और इसके भी इक्वल आता है डेल्टा एच ए टू सी प्लस डेल्टा एच सी टू। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ओवरऑल में हम क्या करना है, प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है, ए टू ई पे ही जा रहा है ना। इनिशियल स्टेट क्या है, ए, और फाइनल स्टेट क्या है, ई। बीच में कोई प्रोसेस चाहे आप सिंगल स्टेप में करा दो, चाहे 2 स्टेप में करा दो, चाहे 1 2 3 4 स्टेप में करा दो, मतलब किसी भी प्रोसेस में को चाहे आप सिंगल स्टेप में कराइए, चाहे मल्टीपल स्टेप में कराइए, जो टोटल एंथैल्पी चेंज आता है वो क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज को मतलब किससे है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से। तो एंथैल्पी चेंज कैसा फंक्शन हो गया, स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो स्टेट फंक्शन। क्लियर। अभी बताते हैं। अगर ये पाथ फंक्शन होता तो ये इक्वल नहीं आता। पीछे कौन ज्ञानी बैठे हुए हैं जिनको आप देख देख के कुछ पूछते रहते हैं, ये तो बाहर लो ना क्लास के। देखो इसको एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हो, कोई नंबर दे दो, मान लो ये टोटल एंथैल्पी चेंज 100 जूल है, ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये 20 जूल आ रहा है, ये 20 जूल आ रहा है, ये 30 जूल आ रहा है, तो कितना हो गया 40 70, और ये 30 जूल, तो टोटल इनका भी क्या आ रहा है 100 जूल। यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 60 जूल और इसकी वैल्यू आ रही है 40 जूल, तो टोटल एंथैल्पी चेंज क्या है, ए से ई तक जाने में टुकड़े में प्रोसेस हुआ तो भी 100 था, टोटल 100 आया, और एक स्टेप में कर दिया प्रोसेस को तो भी 100 आया, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन अगर इस तरीके से हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो एंथैल्पी चेंज क्या रहता है ओवरऑल, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, सेम। ठीक, किसी ये एक रिएक्शन को ही शो कर रहा है, एक रिएक्शन में ए से ई बन रहा है डायरेक्टली,
एक दूसरा रिएक्शन हुआ, उसमें ए से पहले बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, फिर लास्ट में जाकर के ई बना। एक रिएक्शन ऐसा हुआ जिसमें ए से पहले सी बना, फिर सी से सीधे ई बन गई। तो एक जो प्रोसेस था वो 4 स्टेप में हुआ, एक प्रोसेस सिंगल स्टेप में हुआ, और एक प्रोसेस वही प्रोसेस 2 स्टेप में हुआ। तो एक में कराओ, 2 में कराओ, 4 में कराओ, 10 में कराओ, जितने भी मल्टीपल स्टेप्स में करा लो, टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा? इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्या है? स्टेट, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने 3 पाथ चेंज कर दिए, फिर भी उसकी टोटल की वैल्यू क्या रही? सेम। हाँ, क्या हुआ? अभी ठीक। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होंगे? पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है? जैसे कि वर्क जो होता है, वर्क, वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन जो होता है ये कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। पाथ से उसी वर्क को करोगे तो क्या होगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट भले सेम रहे, लेकिन अगर पाथ चेंज कर दोगे तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? चेंज। डब्ल्यू भी लिख सकते हो, चेंज होगा। ठीक, कैसे चेंज होगा वो डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, और भी चीजें थोड़ी समझ। हाँ, बिना याद किए बात बहुत सारी है, अभी 2-4 और होंगी, और नहीं। आज यही है बस, हीट कैपेसिटी वगैरह समझा दें। हीट नहीं, पीट के नहीं, हीट कैपेसिटी। चलो, और समझ लो थोड़ा सा, प्रोसेस कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। हाँ, कि प्रोसेस जो आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स में वो कितने तरीके के देख सकते, ठीक? ऑनलाइन वाले बच्चे अभी तक की सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ, थर्मोडायनेमिक का जो प्रोसेस है वो कितने तरीके का देखने को मिल सकता है। सब क्या होता है? आइसोथर्मल, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। आइसो का मतलब सेम, और थर्मल का मतलब किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को टीएमपी लिखूंगी मैं इस चैप्टर में, तो समझ जाएंगे। हाँ, टेम्परेचर क्या रहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा? सेम। इसका मतलब टेम्परेचर अगर सेम है तो डेल्टा टी 0 ही होगा। सेम का मतलब डेल्टा टी। मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है,
यहाँ पे T1 टेम्परेचर है 500 डिग्री केल्विन और ये T2 टेम्परेचर भी कितना है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पूरे प्रोसेस में, तो कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। डेल्टा टी क्या आ जाएगा 500 माइनस 500, आइसोथर्मल के बाद आता है आइसोबारिक। बार रिलेटेड होता है प्रेशर से, किससे रिलेटेड है, प्रेशर से। तो इस आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर से रिलेशन है, तो इसका मतलब सेम प्रेशर या आप कह सकते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट आइसोबारिक या आइसोबेरिक भी बोलते हैं, बारिक ही आइसोबारिक। डेल्टा पी या डीपी भी बोल सकते हो, अगर प्रेशर चेंज बहुत छोटा हो तो डीपी बोलते हैं। डेल्टा पी या डीपी क्या होगा, डेल्टा का मतलब चेंज इन प्रेशर, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ ली, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ ली, तो अभी तक इतने 2-4 महीने निकल गए, डेल्टा का मतलब नहीं पता लगा। मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे स्टिक की, जो पूछा करे वही बताया करो, दुनिया मत बताओ। डेल्टा का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, तो बस, और कौन सा उर्दू बोल रही हूँ मैं, सीधी सी बात बता रही हूँ कि अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों सेम है, तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर अगर सेम है तो प्रेशर चेंज क्या होगा, जीरो ही तो होगा। प्रोसेस शुरू हुआ 1 atm प्रेशर पे और फाइनल में भी प्रेशर कितना है, पूरे प्रेशर पूरे प्रोसेस में 1 atm प्रेशर ही रहा, तो डेल्टा पी तो जीरो ही हो जाएगा ना। तीसरा एडियाबेटिक, आइडिया सुना है ना आपने, आइडिया सुना है, ये आइडिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का क्या मतलब, एडियाबेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं, तो क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट एक्सचेंज, पूरे प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू जीरो, जो चीज सेम है उसका डेल्टा क्या आ जाएगा। कुछ खास बात है अभी तक नहीं है, एट ए टाइम, एट ए टाइम दो प्रोसेस भी हो सकते हैं किसी सिस्टम में, दो प्रोसेस भी देख सकते हैं, है ना, लेकिन जब स्टडी करेंगे तो एक ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आप एट ए टाइम दो प्रोसेस लगा दोगे ना उसमें तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और थर्मोडायनेमिक्स के जितने फॉर्मूला अब हम अप्लाई करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो एट ए टाइम एक ही रखेंगे। हो सकता है कॉम्प्लेक्स कि भाई कोई प्रोसेस हो रहा हो उसमें 25% टाइम तक एडियाबेटिक रहा हो वो प्रोसेस, और फिर उसके बाद 75% टाइम क्या हो गया, वो कुछ और हो गया, है ना। लेकिन जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन से डिस्कस करते हैं, सिंपल, ठीक, एडियाबेटिक, अगले पे फोर्थ है आपका साइक्लिक प्रोसेस,
कौन सा है? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं कुछ इस तरीके से, एक होता है ओपन साइकिल, हाँ, और एक होता है ज्यादा देखने को मिलेंगे क्लोज। ओपन साइकिल क्या है? जैसे मान लो सिस्टम जा रहा है ए से बी पे, बी से सी पे, ऐसे साइकिल काइंड ऑफ बन रहा है, लेकिन साइकिल पूरी नहीं हो पाई, तो क्या बोलेंगे इसको? ओपन साइकिल। क्लोज क्या होगी? साइकिल कंप्लीट। क्लोज क्या होगी? मान लो ए से सिस्टम गया बी पे, बी से सिस्टम आ गया सी पे, सी से सिस्टम फिर से कहाँ गया? इसको क्या बोला? क्लोज साइकिल। इसको क्या बोला? तो इसका मतलब क्या है? जो ओपन साइकिल देखते हो आप, उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होती, और जो क्लोज साइकिल है उसमें क्या है? ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से सी पे, सी से फिर से ए पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी? सेम। तो इसमें इनिशियल फाइनल क्या होगा? स्टेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगी? सेम। और ओपन वाले में इनिशियल और फाइनल स्टेट आर नॉट, लाइक ए और सी अलग अलग होंगे। प्रोडक्ट नहीं, स्टेट। प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे अभी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है, जिसमें रिएक्शन की बात करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। अभी तो हम सब बात करेंगे किसकी? प्रोसेस की। अभी नो रिएक्शन, किसकी बात करेंगे? प्रोसेस। मोर ज्यादा क्या बात कर रहे हैं? फिजिक्स की बात हो रही है। कितने होंगे? हो, मेजर 4 ही है। वैसे तो अभी आएंगे छोटे मोटे बहुत सारे, अभी छोटू मोटू बहुत सारे। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? चलो, क्वेश्चन नहीं आए अभी, क्वेश्चन तक पहुंचे, बेसिक ही चल रहा है। क्या बता दें आपको? ये तो मिला ही नहीं मोबाइल। मेरा क्लास में इसमें से नहीं। खबरी खबरी। चलो, अब हम लोग क्या समझे? क्या सच बता रहे हैं?
कुछ मिक्सअप नहीं हुआ, थोड़ा सा तो पढ़ा आपने। दो तीन छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। शक्ल देख के टीचर भूल जाए, क्या बताने जा रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ये। चलो चलो ऐसी बातें मत। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, चुप हो जाओ। हीट कैपेसिटी, कोई भी सिस्टम ले लो, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने में आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलोगे उस सिस्टम की? हीट। इट इज heat given to the system to increase temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन। किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट दोगे उसको क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर? अरे चेंज है, चेंज 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 चेंज। भाई और बहन, देखो देखो देखो, ये कोई सिस्टम है, गैस है कोई किसी सिलेंडर में, ठीक? इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक? इसको कर दिया हीटअप, गरम कर दिया। गरम करने के बाद इस गैस का टेम्परेचर हो जाता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको गरम करने में सपोज हमने हीट दी 50 जूल। हीट कितनी दी? 50 जूल। टेम्परेचर में चेंज कितना? 25 से 26 किया, 1 डिग्री का चेंज आया। अगर केल्विन में चेंज देखोगे तो भी इतना ही आएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 298। और 26 को लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 299। तो यहाँ पे भी चेंज कितना है? 1 डिग्री केल्विन का। और इसमें भी चेंज कितने था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 2 डिग्री के लिए हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं। 2 डिग्री के लिए अगर आपको हीट पता है तो आप हीट कैपेसिटी निकालोगे 1 डिग्री चेंज। मान लो 2 डिग्री चेंज किया और तुम्हारा 60 जूल हीट देनी पड़ी, तो हीट कैपेसिटी सिस्टम की पूछी गई है, तो 2 डिग्री के लिए चेंज 60 जूल है, तो 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? 30। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है?
सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो उसमें जितनी हीट दोगे उसको बोलोगे हीट कैपेसिटी। क्लियर है बात? पक्का? अब ये जो हीट कैपेसिटी है ये आपकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? ध्यान से सोच के बताओ। गैस मान लो हमने पहले 1 किलोग्राम ली थी, अब हमने क्या कर दिया उसको 2 किलोग्राम कर दिया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर की कहाँ बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी की बात, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूछ रहे हैं आपसे, निकलवाना ये चाह रहे हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव। तो आप क्या बोलोगे? ऑनलाइन ऑनलाइन चले गए? कंटेनर में 1 किलोग्राम गैस थी, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो हमको देना पड़ा 50 जूल। अब अगर 2 किलोग्राम गैस लोगे और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो अमाउंट चेंज हो जाएगा ना, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना है, 2 केजी ले लिया तो इसका मतलब ये जो हीट कैपेसिटी हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के लिए निकाल रहे हैं वो तो अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। तो जो चीज अमाउंट के साथ चेंज होगी वो कैसी होगी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। और जो नहीं चेंज होती है वो इंटेंसिव। तो हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी कैसी है? एक्सटेंसिव। सिस्टम से समझो, मान लो ये कोई सिस्टम है, मानवेंद्र 1 केजी गैस है, ठीक? इसका टेम्परेचर पहले था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमने इसको हीट दे दिया 500 जूल, ठीक? और इसका टेम्परेचर हमने चेंज कर लिया 500 जूल देने के बाद 36 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ा दिया, 500 जूल दिया तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1 डिग्री, ठीक? तो हीट कैपेसिटी क्या हो गई इसकी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं 500 जूल। इसमें कोई दिक्कत? अब हाँ हाँ, मास में अभी चेंज नहीं किया, अब चेंज करना तो भी चेंज होता। देखो देखो 1 केजी था गैस, अब क्या कर दिया हमने? बोला ऐसा करो इसको हाफ केजी कर लो, हाफ केजी कहीं और रख दिया और हाफ केजी की स्टडी करने लगे, हाफ केजी कर दिया। अब हम देखते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से इस हाफ केजी को 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के लिए 35 पे ही है टेम्परेचर, हमने माना कि 35 पे ही है, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसको हमको देना पड़ा 250। हाँ, इसका मतलब पहले तो 500 जूल हीट कैपेसिटी आई थी, अब हीट कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई, चेंज हो रही। हाँ, तो इसीलिए तो हुआ भैया, 1 लीटर दूध गर्म करना है घर पे, है ना? और शादी में 100 लीटर दूध गर्म करना है, 1 लीटर दूध गर्म करने में कुछ ml गैस लगी और 100 लीटर दूध गर्म करने में पता चला 1 सिलेंडर खाली कर दिया, तो क्या है मतलब? हीट ज्यादा देनी पड़ी ना, डिपेंडेंट है। पहले वाला तो ठीक है, वही समझो।
वाई वाला नहीं समझ में आया तो ना समझ। तो यहाँ पे हीट चेंज हो गई ना, इसका मतलब हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। चेंज कर रहे हैं तो चेंज तो एक्सटेंसिव हो गई। हीट कैपेसिटी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करना है, गिवन हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वर्ड के आगे अगर हम स्पेसिफिक वर्ड लगा दें, क्या लगा दें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेफिनेशन में या मीनिंग में बस इतना ही चेंज होता है कि अगर आप 1 ग्राम अमाउंट लेते हो किसी भी सिस्टम का, 1 ग्राम अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम अमाउंट ले लो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, तो उसमें जो हीट देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात कुछ समझ में आई? हाँ, उसमें किससे मतलब है? 1 ग्राम से। इसका अगर फॉर्मूला हम लोग बोले तो इसका फॉर्मूला ऐसे, हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू C डेल्टा। Q होता है हीट, C होता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा T होता है टेम्परेचर चेंज। अभी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? टेम्परेचर चेंज कितना करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो जितनी हीट दोगे वो इक्वल किसकी हो जाएगी? हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन फॉर्मूला से ही तो निकाली जाती है, फॉर्मूला डेफिनेशन से और डेफिनेशन फॉर्मूला से। ठीक, तो सी का फॉर्मूला क्या आ गया? हीट गिवन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये था हीट कैपेसिटी। अब यहीं पे हम क्या वर्ड ला दें? स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम में। वहां पे हमने बोला था किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना है, जितना हीट दोगे वही बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? अगर सिस्टम को क्या लेना है हमको? 1 ग्राम। it is heat given to 1 gram substance to change its temperature by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin for specific heat. क्या बोल देंगे इसको? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते ही अमाउंट क्या हो गया? 1। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, टाइम बता दूंगी। हमारी पोस्ट की क्लास है, लेट करवा दें। फॉर्मूला लिख दूं? स्पेसिफिक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू M, स्पेसिफिक के लिए S वर्ड यूज करें। M है अमाउंट, अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर सिस्टम गैस है तो मानवेंद्र क्या हुआ बेटा? डेल्टा T टेम्परेचर चेंज, S क्या होगा? स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी, यहीं से तो डेफिनेशन निकला। अगर मास कर दिया आपने 1 ग्राम, डेल्टा टी आपने ले लिया 1 डिग्री केल्विन, क्या है? हाँ, मास अगर 1 ग्राम ले लिया, डेल्टा टी अगर 1 केल्विन ले लिया, तो फॉर्मूला सुनो सुनो। हाँ, समझ गए, फॉर्मूला निकालने से